कैसे हैं आप? हाँ, आज ये जरा DSSB और TGT PGT UK LT 2024 का कॉमर्स का पहला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने जा रहा है, जिसपे आज हम अकाउंटिंग और कॉमर्स का पोर्शन कवर करेंगे। ठीक है, और अगर आपको एनी टाइप ऑफ क्वेरी है तो वो चीज़ आप इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारतीय लेखांकन मानक परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी ये पूछ रहा है कि इसका इंग्लिश में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड established ऑन कह रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश कब हुई थी हमारी। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश हुई थी को क्या ना 1970 में हुआ था, 1972 में, या 1973 में, या 1977 में। तो जाहिर सी बात है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश हुई थी हमारी 1977 में। कब? 1977 में हमारी भारतीय लेखांकन मानक परिषद को बनाया गया था। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे बताया जाता है AS1 में क्या है, AS2 में क्या है। ठीक है, जब इसको आप लोग डिटेल वाई क्लास लेंगे तो उसमें हम डिटेल में बताएंगे। ठीक है, आइए हम लोग आगे चलते हैं। इसमें ये पूछा है, क्या पूछा है? एक व्यापारी अपने लाभ का 20% भाग सामान्य संचय में अतिरिक्त करता है, ऐसा वह किस अवधारणा के आधार पर करता है? ठीक है, अच्छा, यहाँ दृढ़ता की जगह पे क्या होगा? यहाँ पे ये रूढ़िवादिता, रूढ़िवादिता, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है, ठीक है, देखिए रूढ़िवादिता। सबसे पहली चीज, एक चीज ये जान लीजिए, कोई भी व्यापारी हो, ठीक है, कोई भी व्यापारी वो अपने लाभ का 20%, यानी सपोज दैट हम एक बात करते हैं कि अगर वो अपने लाभ का क्या करता है, अगर वो 20 रुपए कमाता है, कितना कमाता है? 20 रुपए ऑन प्रॉफिट। ठीक है, 20 रुपए ऑन प्रॉफिट, लेकिन वो क्या कर रहा है? 20 रुपए सामान्य संचय में दे रहा है, यानी जनरल रिजर्व में दे रहा है, जनरल रिजर्व में दे रहा है, जनरल रिजर्व में दे रहा है। तो उस कंडीशन में, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा हमारा? उस कंडीशन में हमारा ये लॉस हो जाएगा। तो लॉस की जितनी भी सारी एंट्रीज होती है वो कंजर्वेटिज्म ऑफ कंजर्वेटिव में होती है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं रूढ़िवादिता की अवधारणा। ठीक है, एक रूप का होगा नहीं, वसूली होगा नहीं, मुद्रा होगा नहीं, तो ये हो गया रूढ़िवादिता की अवधारणा। ठीक, क्योंकि वो अपना 20 रुपए क्या कर रहा है? जनरल रिजर्व में दे रहा है। Which of the following equation is not correct? ठीक है, which of the following equation is not correct? ठीक है, अब यहाँ पे ये इज इक्वल टू माइनस नहीं है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। कैपिटल कोपिटल कर दिए हैं, ये कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, और फिर इसके बाद लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। ठीक, क्या ये सही है? लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स प्लस कैपिटल। भैया मुझे ये गलत लग रहा है, तो यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। बाकी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है। क्या पूछा है? नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है,
प्रदत्त किराया से संबंधित है। ठीक है, प्रदत्त किराया किसे कहते हैं? प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट किस टाइप का अकाउंट है? प्रीपेड रेंट किस टाइप का अकाउंट है? एक सेकेंड, इसे कहते हैं रियल अकाउंट, इसे कहते हैं पर्सनल अकाउंट, इसे कहते हैं, एक सेकेंड, दो पर्सनल अकाउंट आ गए। यहां पे ये होगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पर्सनल अकाउंट कह रहा है कि प्रीपेड रेंट अकाउंट जो होता है वो कौन सा अकाउंट होता है? क्या वो रियल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, टेंजेबल अकाउंट होता है, टेंजेबल अकाउंट होता है, या फिर रिप्रेजेंट ऑफ पर्सनल अकाउंट होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पर्सनल अकाउंट होता है? ये कौन सा अकाउंट होता है जी? सबसे पहली चीज तो ये याद रखिए, नाम के आगे प्रीपेड लग चुका है, यानी पूर्वदत्त लग चुका है या प्रदत्त लग चुका है, तो उस कंडीशन में ना तो ये रियल होगा, ना ही ये पर्सनल होगा, ना ही ये टेंजिबल होगा, ना ही ये इंटेंजिबल भी होगा, ये केवल होगा रिप्रेजेंटेटिव। इसको बस रिप्रेजेंट किया जा रहा है और ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक है, हेलो हेलो हेलो, ठीक, ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक है, अच्छा, साझेदारी यानी पार्टनर, इसमें देखिए एक चीज पूछा है कि पार्टनर्स पार्टनरशिप डेफिनेशन एंड एक्ट कौन से सेक्शन और एक्ट पे आती है? चलिए बताइए। पार्टनरशिप की डेफिनेशन एंड एक्ट किस में आएगा? ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 4 एक्ट नंबर 1932, सेक्शन 8 एक्ट नंबर 1932, सेक्शन सी हो गया 10 एक्ट नंबर 1942, सेक्शन 18 एक्ट नंबर 1872। चलिए बताइए। पार्टनरशिप का जब पार्ट 1 में क्लास ले रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, क्या? सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग हम लोग, गुड मॉर्निंग, सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? इस साझेदारी यानी पार्टनरशिप की डेफिनेशन हमारी कितने पे आती है? सेक्शन 4 पे आती है। और एक्ट कौन सा है? सेक्शन 32 और 1932 है। लेकिन 1872 जो होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है जो कि पार्टनरशिप के पहले से चलाया गया था। ठीक है, उस टाइम में कोई भी अगर पार्टनरशिप हो करता है तो वो हमारा इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिस पे करता है, यानी 1932 के पहले।
ठीक है। अदरवाइज जो 1932 के बात कर रहे हैं वो इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मतलब पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग हम लोग पार्टनरशिप की डेफिनेशन देते हैं और फिर उसके आगे हम लोग इसका एक्ट बताते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली कहां प्रारंभ हुआ? डबल एंट्री सिस्टम established on which country? ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम जो होता है बेटा दोहरा लेखा प्रणाली, सबसे पहली चीज तो ये मैं बता दूं, इटली। और कोई? बहुत बढ़िया अजीत जी का सही जवाब आ गया है इटली। ठीक है, इटली इज द राइट आंसर। डबल एंट्री सिस्टम जो होता है बेटा वो जान लीजिए 1474 में लूकस पेसियोली के द्वारा वेनिस इटली में लिखा गया था। ठीक है, इसे हम लोग डबल एंट्री सिस्टम यहां से स्टार्ट हुआ है। इनमें से कौन सी धारा के तहत साझेदारी फर्म में नए साझेदार का प्रवेश होता है? ठीक है, इन विच सेक्शन ऑफ न्यू पार्टनर एडमिशन ऑन पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में इनमें से कौन सा सेक्शन है जिसमें एक न्यू पार्टनर की एंट्री हो जाती है? ऐसे समझ लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है, एक XYZ फर्म है, ठीक है, जिसपे ऑलरेडी दो पार्टनर है, पार्टनर नंबर ए एंड पार्टनर नंबर बी। ठीक है, अब सी को मुझे एडमिट करना है, एडमिशन देना है, तो मुझे इसमें से कौन सा सेक्शन चाहिए होगा कि जिससे मैं सी को एंट्री दिला दूं? कौन सा सेक्शन? सबसे पहली चीज कि जब मैंने पार्टनरशिप की क्लास ली थी, तो उसके दौरान मैंने एक एक चीज डिटेल में बताई थी। उसमें मैंने साफ साफ कहा था कि जो भी हमारा न्यू पार्टनर की एंट्री होगी वो सेक्शन 31 के थ्रू होगी। ठीक है, सेक्शन 31 हमें यह बताता है कि आप पार्टनरशिप फर्म में कोई भी थर्ड पार्टनर, फोर्थ पार्टनर की एंट्री आराम से कर सकते हैं। नहीं, सेक्शन 31 ये गलत है, सेक्शन 31 होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये होगा तो ये डेफिनेशन के लिए हो जाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन के लिए हो जाता है। सेक्शन 14:2 डिसॉल्यूशन के लिए हो जाता है। ठीक है, डिसॉल्यूशन के लिए हो जाता है। ठीक है, सेक्शन 31 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें केवल और केवल पार्टनरशिप जब एडमिट होता है तो उसके लिए यह सेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, ICWA का मुख्यालय कहां है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ICWA? हेडक्वार्टर कहां पे है? दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता? कोलकाता। दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता या रांची? बताइए।
इस वीडियो को और थोड़ा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल्स ऐड हो सके। आईसीडब्ल्यूए का हेडक्वार्टर जो है वो कैलकाटा में है, यानी जो आज के कोलकाता में कहा जाता है। रांची में नहीं है, दिल्ली में नहीं है और लखनऊ में भी नहीं है। सीएसओ कब इस्टेब्लिश हुआ था? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुआ था? ठीक है, हाँ हाँ, ये क्लास यूपी पीजीटी टीजीटी के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, और जितने भी टीचर्स से रिलेटेड वैकेंसीज आती हैं उन सब के लिए टीचर्स एकेडमी आपका हेल्पफुल रहता है। दिए गए नंबर पे आप इस पे बिल्कुल कॉल करके और सारी डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, और मेरे से जितना से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा मैं उतना से उतना क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। बस आप लोग क्या करें, इसको शेयर करें। अच्छा बताइए, चलिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की शुरुआत कब हुई? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की शुरुआत कब हुई? जल्दी बताइए। 2 अप्रैल 1951, 31 मार्च 1992, 2 मई 1951 या 20 फेब 1998? 20 फेब 1998 कब हुई थी? चलिए, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 2 मई 1951 को हुई थी। ये डेट गलत है, ये डेट गलत है और ये भी डेट गलत है। ठीक है, इसकी जो डेट है सेंट्रल और स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये पर्टिकुलर 2 मई 1991 में स्टार्ट हुई थी, 1951 में स्टार्ट हुई थी। हैशटैग लगा लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। लेखांकन प्रमाप 6 किसके लिए जाना जाता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 किसके लिए जाना जाता है? ये काट दीजिएगा, यहां पे होगा डेप्रिसिएशन ऑफ अकाउंटिंग। किसके लिए जाना जाता है? पुनः मूल्यांकन के लिए, ह्रास का लेखांकन के लिए, संपत्ति के लिए या दायित्व के लिए? बताइए। हेलो हेलो हेलो। डीईपी, डेप्रिसिएशन।
चलिए, लेखांकन सिद्धांत ना तो पुनः मूल्यांकन के लिए जाना जाता है, ना ही संपत्ति के लिए जाना जाता है, ना ही लाइबिलिटीज के लिए। अजीत जी इस पे सक्सेस रहे। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ अकाउंटिंग। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना बताइए। चलिए, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1955 को, 1 मार्च 1932 को, 25 मार्च 2001 को, या 1 अप्रैल 1935 को? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, लाभ हानि नियोजन या पुनः मूल्यांकन खाता किस लिए खोला जाता है? खाला नहीं होगा। इनमें से कौन सा खाता है? बोला गया है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट इन विच टाइप ऑफ अकाउंट? इनमें से कौन सा खाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट? पर्सनल अकाउंट, रीट नहीं होगा, रियल अकाउंट होगा। ठीक है, रीट नहीं होगा, रियल अकाउंट होगा, नॉन टेंजेबल अकाउंट होगा, नॉन टेंजेबल अकाउंट होगा। नॉमिनल अकाउंट बताइए, इसमें से कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉन टेंजेबल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट? रियल अकाउंट इन विच टाइप ऑफ अकाउंट? फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉन टेंजेबल अकाउंट, यानी व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, गर्द वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता। नाम मात्र खाता। ठीक है, जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है वो हमेशा नॉमिनल अकाउंट होता है, यानी नाम मात्र खाता होता है। ठीक, यानी इसमें ये व्यक्तिगत खाता नहीं होगा। ठीक है, ये हमेशा नॉमिनल अकाउंट होगा। ठीक, आइए, पुस्तकालन नहीं होगा भैया, पुस्तपालन होगा। पुस्तपालन इनमें से क्या है? व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट? व्हाट टाइप, नहीं सॉरी, पुस्तपालन इनमें से क्या है? अच्छा, बुक कीपिंग वॉज डैश 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 व्हाट? बुक कीपिंग डैश 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 व्हाट? इनमें से बुक कीपिंग क्या है? साइंस है, आर्ट्स है, बोथ है, या नन ऑफ दीज है? नन ऑफ दीज है। इसमें से बुक कीपिंग साइंस एंड आर्ट्स बोथ है। ठीक है, साइंस एंड आर्ट्स बोथ है। ठीक,
साइंस एंड आर्ट्स बोथ है। ये कौन से खाते का नियम है? अच्छा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द गिवर, इनमें से कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, या नॉमिनल अकाउंट है, या नन ऑफ दीज है? वो मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया है, ठीक है, थोड़ा सा मिसकरेक्शन हो गया था मिस्टर। यहाँ पे डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये एक स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कि इनमें से ये कौन से खाते का स्टेटमेंट है। अगर आप लोगों ने डबल एंट्री सिस्टम के टाइम मेरा रूल बुक पढ़ा होगा तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। क्या है? पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। जी अजीत जी, चलिए आज के मेरे कुछ सेशन, आज के मेरे सेशन यही एंड होता है। कल फिर 9 बजे मैं और ज़्यादा क्वेश्चंस और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस लाने की वो कोशिश करूँगा। और हाँ, कल का लेवल थोड़ा हार्ड ज़रूर होगा। आज तो प्रैक्टिस सेट 1 था, जिस वजह से मैंने थोड़ा इजी वे रखा, बट कल का लेवल थोड़ा सा हार्ड होगा। तो आज के लिए मैं यहीं पे आपसे विदा लेता हूँ। चलिए।